जी। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जी बिल्कुल। इस पूरी दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो इस शिखर पे बैठे हुए हैं कि दुनिया बढ़िया है, मस्त है, सब चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आप ही फालतू में रोज सुबह परेशान होते हो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमारी लाइफ तो बढ़िया सेटल्ड है, चल रही है। और एक वो जिनको थोड़ा बहुत स्वाध्याय सुनने का मौका मिल गया, वो बेचारे इस बात से परेशान हैं कि हो नहीं रहा कुछ, बहुत कुछ करना है लाइफ में, हो नहीं पा रहा है कुछ। तो उसी बात को अ मोमेंट टू अवेकन, एक बहुत सुंदर भजन है। हम पहले उससे अपने आप को इस सेशन के लिए तैयार करते हैं। आप में से कौन बहन इस भजन को जी ले रहे हैं? जी सर, चित्रा जी लेंगे। या ठीक है आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा। जिसकी तुझे तलाश है वह तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा। गन्ने में जो मिठास है फूलों में सुवास है। निज आत्म में तेरे ही परमात्म वास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। आनंद आत्म स्रोत प्रभु बह रहा तो उदास है। आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा। आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा। प्रभु का न स्मरण है तुझे और जग से आस है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। वाह, बहुत सुंदर भजन है। हमने अपने आप को अलाइन किया कि सच में अंदर में आनंद का स्रोत बह रहा है, और फिर भी हम उदास क्यों हैं, और मछली को आखिर जल में रहकर भी प्यास क्यों होगी। इस बारे में गंभीरता से विचार करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सो आई हैव अ स्टोरी फॉर यू। एक बहुत उत्साही युवा था, उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। 18 साल का वो युवा एक गांव में रहता था। गांव के लोगों के पास जब वो गया, उसने अपना प्लान बताया, अपने एम्बिशियस प्लान बताए। तो गांव में एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत चमत्कारी जादूगर रहता है, आप उसके पास जाओ, वहां जाकर आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल हो सकती हैं, सारे जो आपके प्लान्स हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। तो वो उस पहाड़ी पर गया, 18 साल का नवयुवक। वो जादूगर ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत सारी जादुई शक्तियां दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, घर, बंगला, गाड़ी, जॉब, सब कुछ। पर इसके बदले में तुम्हें अपनी आत्मा को गिरवी रखना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा के ऊपर मेरा अधिकार होगा, एंड आफ्टर 20 years आई विल कम बैक एंड आई विल आस्क टू यू कि तुमने इन सब में जो पाना चाहा था वो सब पाया कि नहीं पाया। ठीक है भैया, ले ली वो, मॉर्गेज कर दिया अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, और सब कुछ लेकर वो चला गया।
बट जब इन 20 सालों में जो सिचुएशन बनी वो तो बनी, बट जब वो 38 ईयर्स का होने को आया और उसे ख्याल आया कि अब वो 20 साल बाद जो रिटर्न आने वाला हमारा क्लॉज था, तो अब वो जादूगर वापस आने वाला है और वो पूछने वाला है। तो देखा कि वो जो एम्बिशंस थे, वो जो इच्छाएं थी, वो जो इच्छाओं का भूत था, जिस भूत को सच में उतारने के लिए, शमित करने के लिए अ, ये सारा उपक्रम किया था, वो तो और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और इधर अपनी आत्मा और अपन ने गिरवी रख दी जादूगर के पास। तो बोला कि थोड़ा और समय लेते हैं इसको जीतने के लिए। 38 ईयर्स पे जब पहुंचे तो वही रेस्टलेस नाइट्स, वही इरिटेशन, वही अ, समस्याएं, कुछ ज़्यादा अंतर हुआ नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। अगले 20 साल फिर से ऑलमोस्ट वही कहानी। अब वो और मैच्योर हो चुका था पर समस्याएं कुछ और तरीके की थी। इसके बाद 58 ईयर्स पर भी वही बात बनती है, 78 ईयर्स पे बनती है, 98 ईयर्स पे बनती है। हम सब सोच सकते हैं कि ये कहानी में हम कहाँ फिट होते हैं। 18 साल के नवयुवक हम, आंखों में जुनून लिए, कुछ कर गुजरने की इच्छा लिए, जॉब करेंगे, दुनिया जीतेंगे, है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, वर्ल्ड घूमेंगे। पर इच्छाओं का भूत जब 38वें साल पर जाकर फिर से रीएवैल्यूएट करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अब बच्चे हो गए हैं, अब इनका करियर सेटल होना है, अब ये होना है, वो होना है। 58 साल पर अब इनकी शादियां होनी है, अब ऐसा होना है, वैसा होना है। 78 ईयर्स पर फिर से, तो ऑलमोस्ट पूरा टाइम जो है हमने जो अपनी आत्मा को ट्रेड किया था, उस ट्रेड करने का फल क्या निकल के आ रहा है? वही डिससेटिस्फैक्शन, वही स्लीपलेस नाइट्स, वही इरिटेशन, वही फियर, वही एंजाइटी, और हम इसमें कहीं भी पहुंच नहीं रहे हैं। तो अब बात आती है कि हमें कुछ सच में ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें हम अपने मालिक हों, जिसमें हम सच में उस भूत पर, उस मोह पर विजय प्राप्त कर सकें जिस पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। आई होप यू आर अलाइंड विथ मी। आप अपने आप को इसमें झांक पा रहे हैं, आपको अपने जीवन की झलक दिख रही है ना? ना सही हमने अभी 58वें साल वाली उम्र जी है, हो सकता है किसी ने जी भी हो, तो आप उसको थोड़े थोड़े चंक्स में डिवाइड करके देख लो। 2 साल 3 साल बाद ये भूत वापस आ रहा है, ऐसा समझ के देखो। जादूगर वापस आ रहा है और जादूगर का वो तिलिस्म अपने से पूछ रहा है कि भैया कहाँ पहुंचे, है ना? तो इसके लिए अब हम कटिबद्ध होकर बैठते हैं। तो हमारे पास इसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ये एक बहुत सुंदर सेशन अपन सब बैठकर मिलकर चर्चा करेंगे। एंड दिस इज नॉट अ प्रवचन और अ क्लास, दिस इज अ वर्कशॉप। तो जिसमें आपको भी पेन कॉपी लेके बैठना है, आपको भी इन्वॉल्व होना है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है, मैं बोलता हूँ, आप में से एक जन दोहराइए, बाकी सब लोग म्यूट पर दोहराइए। मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में यह संकल्प करता हूँ कि यह संकल्प करता हूँ कि मैं अगले 1.5 घंटे तक मैं अगले 1.5 घंटे तक खुले मन से खुले मन से अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार आचार्यों भगवंत के द्वारा बताए गए आचार्य भगवंतों के द्वारा बताए गए इस विषय पर उत्साह से विचार करूंगा। इस विषय पर उत्साह से विचार करूंगा। मैं विचारों के केंद्र में मैं विचारों के केंद्र में खुद को ही रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। खुद को ही रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरों के दोष देखना दूसरों के दोष देखना या कहना या कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं इस विषय को मैं इस विषय को आत्म कल्याण की भावना से आत्म कल्याण की भावना से समझने के लिए समझने के लिए कमर कसकर तैयार हूँ। कमर कसकर तैयार हूँ। मंगलाचरण करते हैं। ये मधुर लोरियां हैं समयसार जी ग्रंथादिराज के कलश आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित, जिसमें हमारा आत्म स्वभाव कैसा है ये बताया और आत्मा करता क्या है ये बताया है। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम
मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीनसङ्कल्पविकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानम् ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अब आपके सामने एक वर्कबुक जो मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ। ये वर्कबुक हमारे सामने दिखाई दे रही है। ओके, इसमें एक सर्कल बना हुआ है और फिर नीचे भी कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, पास्ट फ्यूचर फ्यूचर। इस सर्कल्स के माध्यम से हमें ये देखना है कि मैं और मेरे आसपास का वर्ल्ड, मेरा और मेरी इस दुनिया के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो दैट रिलेशनशिप हमें समझना है और उस रिलेशनशिप में क्या करेक्शन की आवश्यकता है, ये बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो इन जनरल आपने एक बात सुनी होगी, आई एम नॉट द हु आई थिंक आई एम, आई एम नॉट द हु यू थिंक आई एम, आई एम द हु आई थिंक यू थिंक आई एम। मीन्स मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वो भी नहीं हूं कि जो कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। मतलब आज हमारी दुनिया इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव वे में चल रही है कि मैं असलियत में क्या हूं वो तो ऊंची बात है, वो तो जनागम अभी बताएगा। पर मैं जो सोचता हूं मेरे बारे में, मैं वो भी नहीं हूं, या मुझे अपने बारे में अपनी सोच पर भी भरोसा नहीं है कि मेरी अपनी सोच मेरे बारे में क्या है। तो मैं वैलिडेशन के लिए जाता हूं, और असलियत में देखा जाए तो मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हो कि मैं हूं। क्योंकि आपके ज्ञान में मेरी एक अलग ही इमेज बनी है और मेरे अलग अलग वर्जन्स ना जाने कितने लोगों के ज्ञान में बने हुए हैं। तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। एक ही बहू अपनी मम्मी को तो वो जो एक एक ही पर्सन है, वो अपनी मम्मी को तो अच्छी लगती है, सास को बेकार लग रही है। एक ही एम्प्लॉय टीम में 4 लोगों को अच्छा लग रहा है, 4 लोगों को खराब लग रहा है। तो इसका मतलब मैं वो तो नहीं हो सकता कि जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ। लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं डिसाइड नहीं हो सकता। तो इन जनरल दुनिया जो इन्फ्लुएंसिव वे में चल रही है, वहां क्या चलता है, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। मतलब शादी में एक साड़ी पहन के गए तो हम कैसे दिख रहे हैं, अभी मैं असमान जाति द्रव्य पर्याय में साड़ी वाड़ी सब मिलाकर हम बोल रहा हूँ, हाँ? आप कैसे दिख रहे हैं आपको इससे मतलब नहीं है। आपको ये वैलिडेशन चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, इतना ही नहीं, क्योंकि वो तो मुझे पता भी नहीं है। फिर मैं जो उसका रिफ्लेक्शन अपने अंदर ले रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि वो मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, ऐसी फीलिंग्स के साथ मैं जी रहा हूं। और इन सारी फीलिंग्स में, इन सारे मिरर्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं असली हूं वो तो कहीं और ही रह गया। फिर जो मेरे रिफ्लेक्टिव मिरर में आया उसमें एरर, फिर वो जो सामने वाले के रिफ्लेक्टिव मिरर में आया उसमें एरर। अपनी अपनी कषाय हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अरे इन तनु जी को मैं जानता हूँ, हाँ यहाँ पे तो बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं, पर इनको और ऐसी ऐसी अच्छी बातें करते हैं, पर इनसे हमसे मिलो, हम जानते हैं इनको कौन है ये। राइट? इस तरीके के कितने सारे पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट लेकर हम और आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो वो कितने इरनियस हो गए। और फिर उसमें भी अब मेरा और आपका क्या इंटरेक्शन हुआ, मैंने आपके मिरर को कितना देखा समझा, तो उस रिफ्लेक्टिव मिरर में मेरा काम चालू है कि मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम सोचते हो कि मैं हूं। और ये सारी कहानी जब तक इस तरीके से चलती रहेगी और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि जिनागम असलियत में क्या कह रहा है, जिनेंद्र भगवान ने हमें कैसा देखा है,
वो तो कहते हैं सव्वण हुणाण दिट्ठो जीवो भोग लक्षणो नित्यम। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया जीव तो उपयोग लक्षण वाला है, और हम उससे अपनी पहचान ना करके इन सारे वैलिडेशन कंफर्मेशन बाइज्ड एंड ऑल में उलझे हुए हैं। विद दिस, अब हमें इस मिरर के आगे जरा देखना है कि हमने अपने आसपास बहुत सारे सर्कल्स बना रखे हैं, जिन सर्कल्स से हम अपने आप को डिफाइन करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे भी, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके फ्रेंड्स कितनी हूटिंग करते हैं, कौन उसको सप्रेस करता है, कौन उनको प्रमोट करता है, इसके हिसाब से उनके दिमाग में उनकी क्या बनती जाती है, सेल्फ इमेज बनती जाती है कि नहीं नहीं उस वाले फ्रेंड ने मुझे ऐसा कहा था तो मैं ऐसा ही हूँ, राइट। तो अब हमें देखना है कि हमारे आजू बाजू में जो सर्कल है, तो अब आपको लिखना है मैं आई हूँ, बीच में हूँ। सबसे क्लोजेस्ट सर्कल हमें देखना है, जो सर्कल का हमें ऐसा लगता है कि इनके बिना हमारा नहीं चलता और हमारे बिना इनका नहीं चलता, उनको आप फर्स्ट सर्कल में रखो। दूसरे सर्कल में आप उनको रखो जो कभी कभार जिनसे इंटरेक्शन होता है और उनकी जरूरत अपने को कभी कभार पड़ती है या उनको हमारी पड़ती है। और तीसरे सर्कल में आप वो रखना जो सच में हमारे किसी सर्कल में नहीं आते, बट फिर भी हम उनकी टेंशन लेते हैं, या हम उनके बारे में सोचते हैं, या हम उनके कमेंट्स पर है ना, उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। आप पूछ सकते हो कि ऐसा कौन हो सकता है तीसरा वाला सर्कल। तीसरे वाले सर्कल में ट्रम्प हो सकते हैं, तीसरे वाले सर्कल में पुतिन हो सकते हैं, नेतन्याहू हो सकते हैं, इजराइल के खामनेई जी हो सकते हैं, है ना। ये सारे लोग हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, इनको सच में थर्ड सर्कल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, है ना। विचार कर सकते हैं आप। सो आई होप आप लिख रहे होंगे, बनाइए सर्कल। आपका सर्कल बन जाए तो मुझे बताना, मैं आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम देता हूँ। थिंक अबाउट इट एंड राइट इट डाउन। आई जस्ट वांटेड टू से आज मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, तो आप लोग को किसी को भी पूछना हो तो रेज हैंड करके बीच में जब सर बोलेंगे तब वी कैन आस्क क्वेश्चंस। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब मुझे आपसे एक और गहरा प्रश्न पूछना है कि ये सर्कल के सामने आपको इसका स्टार्ट टाइम लिखना है कि जो जो आपके सर्कल में है इसमें ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, कब से है आपका ये रिलेशनशिप इसके साथ। तो हो सकता है किसी का 1990s से होगा, किसी का 1995 से होगा, 2000 से होगा, 2005 से होगा। सो ओल्डेस्ट एक्टिव मेंबर इन योर सर्कल, उसका आपको स्टार्ट टाइम लिखना है। और सेकंड थॉट आपको लेके आनी है कि ये सर्कल जो आपने बनाया है, इसमें जितने भी लोग हैं, ये कब तक आपके साथ रह सकता है। तो प्रोबेबली आप किन्हीं किन्हीं चीजों को देख रहे होंगे कि यार ये तो 1 आध साल में ही चली जाएगी हमारे साथ से, बट मैं कह रहा हूँ ओल्डेस्ट एक्टिव, लॉन्गेस्ट एक्टिव,
मतलब और ज्यादा लंबे समय तक, सबसे लास्ट तक कौन आपके साथ रह सकता है। शॉर्ट कर रहा हूँ बात को, बट ये एक ऐसा रिफ्लेक्टिव मिरर है जो आपको बहुत सारी चीजें निकाल के देगा। आप चिंतन के क्षणों में इसके साथ बैठिएगा और ये आपको कुछ रियलिटीज दिखाएगा। ऐसा मैं आपको एक मैजिकल तिलिस्मी जादुई बाउल दे रहा हूँ, सर्कल दे रहा हूँ, कि जिसमें आप झांकोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो भी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, एंड डेफिनेटली मेरे बर्थ डेट से, इस मनुष्य भाव के बर्थ डेट से तो वो स्टार्ट है, और मे बी 2050 2045 जो मैं अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि इतने साल तक जीऊंगा, इसके बियॉन्ड इस सर्कल की कोई वैलिडिटी नहीं है, राइट। तो इतना तो मैं इसमें देख और झांक पा रहा हूँ। आर यू एग्री विथ मी? ठीक है, तो हमने ये सर्कल लिख लिया, कर लिया। अब प्रश्न ये है कि ऐसा सर्कल पिछले जन्म में भी मेरा था कि नहीं था। पिछले जन्म का कौन सी चीज इस सर्कल में ट्रांसफर होके आई है? एक भी चीज, एक भी चीज आपको याद है? No. ऐसा ही सर्कल हुआ होगा एग्जैक्टली exactly। यही घर, परिवार, मकान, मित्र, शरीर, दोस्त, है ना, बिजनेस, धंधा, ऑफिस, बॉस, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। एक भी चीज ट्रांसफर होके आई नहीं। और यहां से जाएंगे तो एक भी चीज फ्यूचर वाले सर्कल में ट्रांसफर होगी, और फ्यूचर वाले सर्कल में ट्रांसफर होगी, और फ्यूचर वाले में होगी। नहीं होने वाली है, बट उसके बीच में मैं कांस्टेंट रहने वाला हूं, और पूरा सर्कल बनने और बिगड़ने वाला है। इसलिए इसलिए सच में मैं जो हूं वो मैं ही हूं। बाकी लोगों के जितने प्रभाव मेरे ऊपर पड़ते हैं, जिसको हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, राइट। कि आप किसी को इतना ह्यूमिलिएट मत करो, उसे इतना परेशान नहीं हो कि वो अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी को मिस करे, है ना। आपको उसके साथ कंपेशनेट होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। ये सब तो हम होंगे, हम किसी दूसरे की साइकोलॉजिकल सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे। दैट इज व्हाट द मेन मोटो ऑफ दिस मिरर एनालिसिस इज, राइट। सो आर यू गुड विद दिस एक्सरसाइज? इसको कुछ गहरे भजन के पंक्तियों में गुनगुनाने के लिए, कि हमारे मोह की महिमा तो देखो, कि हमने किस किस के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, देखना चाहा, वैलिडेशन चाहा, कंफर्मेशन चाही, बट असलियत में जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है कि मैं उपयोग लक्षण वाला हूँ, इसके ऊपर हमें विश्वास कभी नहीं हुआ। और अभी मेरी तारीफ आप करोगे कि हाँ ऐसा करते हो, वैसा करते हो, इसमें क्लास लेते हो, वगैरह वगैरह, तो ये मैं अपने गले से लगा रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट द मोह की महिमा इज। एंड मैं आप में से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस भजन को हमारे सामने रखिए, और बाकी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जैसे चाहें, इस भजन के साथ उस मिरर को झांकने की कोशिश कीजिए, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओवर टू यू। जी सर। रश्मि जी। जी। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा लाई। काहे अरिहंतों के कुल को लजाया, काहे जिनवाणी माँ का कहना भुलाया, काहे मुनिराजों की सीख न मानी, काहे मुनिराजों की सीख न मानी, सिद्ध समान शक्ति हरकत बचकानी, अपने ही हाथों अपने घर में ही आग लगाई,
अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा न आई। समव शरण में जिनवर इंद्रों ने गाया, सौ इंद्रों के मध्य सबको समझाया। अपनी शुद्धात्मा को भगवन बताया, अपनी शुद्धात्मा को भगवन बताया। भव्यों ने समझा अंदर अनुभव में आया, जानो और देखो चेतन इसमें ही तेरी भलाई। अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा न आई। काहे अपनाए तूने माटी के ढेले, कहता तू सोना चांदी सिक्के बधेले। उद्गल अचेतन से प्रीति बढ़ाई, उद्गल अचेतन से प्रीति बढ़ाई। प्रभुता को भूला पामर कृति बनाई। रघुकुल के राम तूने काहे को रीति गमाई। अपनी ही महिमा न आई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई। आत्म आराधना का आत्म ही मंच है, जिसमें प्रभावों का ना रंज प्रपंच है। कोई न स्वामी जिसमें कोई न चाकर, कोई न स्वामी जिसमें कोई न चाकर। बंसी बजैया तू ही तेरा नटनागर, जिसने भी मुक्ति पाई अस्थि की मस्ती में पाई। अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई। अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा न आई। समव शरण में जिनवर इंद्रों ने गाया, सौ इंद्रों के मध्य सबको समझाया। तो हम इनकी बात सुने एक बात, और आत्म आराधना का आत्म ही मंच है ना। हमें किसी और के सामने जाकर हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। हम ही बंसी बजैया हैं, हम ही हमारे नटनागर हैं। किसी और की धुन पर नाचने की जरूरत नहीं है कि आज तुम्हारी साड़ी अच्छी दिख रही है, आज तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, है ना। इन सब चीजों से हमें सच में विचार करना चाहिए। तो अब हम जब हम बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, हम इस आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश करते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है जो मैं आपके सामने रखूंगा, और इस कहानी के माध्यम से हम अपने स्वभाव को, अपने ओन नेचर को, अपनी असली पहचान को खोजने की कोशिश करेंगे। तो मेरी कहानी में दो हीरो हैं, एक शेर और एक खरगोश। आपको किसी एक को चूज करना है। अगर आप शेर को चूज कर रहे हैं तो एल फॉर लॉयन, लेफ्ट हैंड रेज कर लीजिए। और अगर आप खरगोश को चूज कर रहे हैं तो आर फॉर रैबिट, राइट हैंड आप रेज कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने? मुझे बाकी सब लोग दिख नहीं रहे हैं, तो आप ईमानदार रहकर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। कोई और है जो अभी तक सोच रहा है कि क्या करना चाहिए? सब कर लोग लीजिए, अपना चलिए, रेड हैंड कर लीजिए। बहुत बढ़िया।
चलिए, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनना तो पसंद है ना आपको? खरगोश और शेर की कहानी। आप सोच रहे होंगे सेशन में कहानी। जी हाँ, कहानी मंगलायतन की। एक मंगलायतन नाम का घनघोर जंगल था। जीवराज शेर वहां का राजा था। जिन भक्त, सम्यक्त्वी, संयम में अनुरागी सभी प्रजाजन उसकी खूब सेवा शुश्रूषा करते थे। बारी बारी से शुद्ध आहार उसकी सेवा में प्रस्तुत करते थे। आज एक नन्हे खरगोश की बारी थी। उसकी माँ के द्वारा बनाए हुए भोजन को लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए बड़े उत्साह से चला जा रहा था। रास्ते में एक सरोवर दिखा। पानी पीने के लिए उसमें झांका तो उसके जैसा ही एक नन्हा सा प्यारा सा दोस्त दिखाई दिया। खूब बातें की उससे। उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ गीला हो गया, हाथ कुछ नहीं आया। घबराया, डरा, सहमा शेर के पास पहुंचा। देर से आने का रीजन भी बताया और आप बीती भी सुनाई। शेर मुस्कुराया, भोजन किया, फिर बोला, चलो तुम्हारे नन्हे दोस्त के पास चलते हैं। उसने सरोवर में झांका और पूछा, कहाँ है तुम्हारा नन्हा दोस्त? एक जोरदार हंसी का ठहाका लगाते हुए बोला, अरे ये तो ज्ञान दर्पण की तरह है। अरे ये सरोवर तो ज्ञान दर्पण की तरह है। यह अपनी निर्मलता में अपने सामने आने वाली समस्त वस्तुओं को अपने में झलकाता है। तुम हो, बिंब हो। सरोवर में जिसे तुम अपना नन्हा साथी समझ रहे हो, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। वह शांत सरोवर का निर्मल परिणमन है। और शेर ने उसमें झांकते हुए कहा, देखो, क्या अब तुम्हें इसमें मुझे मेरे जैसा एक और शेर दिखाई देता है क्या? खरगोश बोला, हाँ हाँ महाराज, हूबहू आपकी ही तरह। ये तो चमत्कार हो गया महाराज। पर आप तो इस सरोवर में गए ही नहीं, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शेर बोला, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी ये आंख में सरोवर नहीं आया और फिर भी तुम्हारे जानने में आ रहा है। देखो, तुम्हारी आंख में इस सरोवर को ग्रहण करने का और इस सरोवर में तुम्हारी आंख को समर्पित होने का स्वभाव है। इसलिए सरोवर को छुए बिना ही शक्ति वैचित्र से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारे सरोवर को मूल से उखाड़कर तुम्हारी आंख ने इसे अपने में समा लिया है। और बात यहीं तक नहीं थमती। आंख की पुतली पर बने इस प्रतिबिंब का हूबहू प्रतिबिंब तुम्हारे ज्ञान में भी बना है। खरगोश को एक एनलाइटन मोमेंट फील हुआ। खरगोश बोलता है, वाओ, कितने चेहरे हैं यहाँ पर। एक मेरा चेहरा, एक सरोवर में बना हुआ चेहरा, एक आंख पे बना हुआ चेहरा और एक मेरे ज्ञान में बना हुआ चेहरा। कहानी में कुछ पलों का ब्रेक लेते हैं। आप अपने मोबाइल को या फिर अपने सामने जो स्क्रीन है, इसको एक दर्पण की तरह प्रयोग कीजिए। आपको आपके कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? काउंट कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप चारों चेहरों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? झांक पा रहे हैं?
एक आपका ओरिजिनल चेहरा, किस स्क्रीन पर बनने वाला चेहरा, उसी का आंख पर बना हुआ प्रतिबिंब और उसी का ज्ञान में बना हुआ प्रतिबिंब। कितने चेहरे दिख रहे हैं? किसी को एक दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, तीन, चार, चार से ज्यादा किसी को दिख रहा है? सर क्या कहते एक हैं एक जो सामने स्क्रीन में आंख है उसमें भी एक। वाह बहुत बढ़िया, 5 दिख गए आपको। और दिख रहे हैं आपको? आपके चेहरे के कितने वर्जन्स दिखाई दे रहे हैं? एक मुझे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी आंखों में भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको लगभग यहाँ पे मान लीजिए 20-30 व्यूअर्स हैं, तो 30 व्यूअर्स के आंखों में भी आपको आपका एक एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है? थोड़ा टेक्नोलॉजिकली बात करूं, जूम के जहां जहां भी जितने जितने सर्वर्स होंगे उन सारे सर्वर्स में आपकी एक एक इमेज पहुंच चुकी है। पर वो हमें राइट, नहीं दिखाई दे रहे ना सर। एग्जैक्टली। बट अब हम बात करते हैं कि आपके कितने वर्जन्स हैं। राइट, आपके ज्ञान में तो वैसे भी सबकी आंखें नहीं दिख रही हैं। असलियत में जितने लोग आपको देख रहे हैं उतने चेहरे हैं, और इस दुनिया में कितने लोग आपको देख रहे हैं, जिनागम के आधार से बात करेंगे तो अनंत केवली भगवान हमें देख रहे हैं। तो हमारे इस चेहरे के, जिस चेहरे को हम अपना चेहरा देख बोल रहे हैं अभी, इस चेहरे के अनंत वर्जन अवेलेबल है। राइट, सोच पा रहे हैं कितने वर्जन अवेलेबल हो गए हमारे? सर इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। बियॉन्ड इमेजिनेशन। विचार करो सच में। अब इसमें असली चेहरा कौन सा है? आप जाते हैं हंसी के फव्वारे वाले, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिरर्स होते हैं। कोई मिरर डिस्टॉर्टेड होता है, कोई मोटा दिखाता है, कोई पतला दिखाता है, कोई लंबा दिखाता है ना, कोई ठिकना दिखाता है। ऐसे सारे डिस्टॉर्टेड इमेज में से आप कौन सी इमेज को असली स्वीकार करते हो? सो व्हाट इज योर सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज किससे प्रमाणित होती है? प्लेन, समतल, समतल दर्पण से। ऐसे व्यक्ति की बात मेरे बारे में सच हो सकती है जो स्वयं राग द्वेष से रहित हो। है ना, आपने अभी मंगलाचरण में संतप्त महावीर वंदना के मंगलाचरण में, युगपद विशद सकलार्थ झलकें ध्वनित हों व्याख्यान में। तो ऐसे समतल प्लेन मिरर जिसमें राग द्वेष नहीं है, असलियत में उनकी बात ही मेरे बारे में सही हो सकती है। ये हमारी भक्ति है। ये वास्तव में आप इसमें झांक कर देखें, हम वापस से वहीं जा रहे हैं। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं कौन से वाले मिरर की बात को ठीक मानूं अपने बारे में? चलिए वापस इस स्टोरी की तरफ आते हैं। जब खरगोश ने कहा कि मुझे इतने सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ, फिर कहा कि देखो, व्यवहार से ज्ञान की इसी रचना का स्वरूप बताते समय ऐसा कहा जाता है कि आत्मा में ज्ञान से जो ये ज्ञेयाकार रूप कार्य हुआ है, इसका निमित्त ये पदार्थ है। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट का उपचार करके कहने में आता है कि पदार्थ ज्ञान में स्थित है, दर्पण में झलकते हुए मयूर प्रतिबिंब की तरह। कि ये दर्पण में जो झलक रहा है वो मोर ही है और कुछ नहीं है। अथवा ये कहते हैं कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है, जैसे दूध में पड़ी हुई नीलमणि की तरह, कि ज्ञान ही पूरे विश्व में फैल गया है। ज्ञान सर्वव्यापी हो गया है। पर असलियत में नीलमणि नीलमणि ही रहती है, कोई गेयों में जाती नहीं है। पर चूंकि गेय, ऐसे बोलते हैं मानो समस्त गेयों को पी कर बैठा हो, तो गेय ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान गेयों में नहीं जाता। फिर भी चूंकि जो सामने दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बना है वो हूबहू उस वस्तु की ही प्रतिकृति है। बिकॉज दर्पण समतल है, प्लेन है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है।
उसमें कोई ज्ञानावर्णी कर्म जनित कलुषता नहीं है। तो वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हूबहू वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है, फिर भी मयूर दर्पण के अंदर नहीं जाता। दर्पण में जो कुछ बना है वो सब कुछ दर्पण की ही स्वच्छता है, क्योंकि वास्तव में एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं होती। एक वस्तु, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पर दर्पण दूसरा द्रव्य है, मयूर दूसरा द्रव्य है, नीलमणि दूसरा द्रव्य है, दूध दूसरा द्रव्य है। तो ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जब ग्रहण नहीं कर सकता, ये हमारा कोर सिद्धांत है। तो शेर ने समझाते हुए कहा कि वास्तव में तुम्हें इस सरोवर ने ग्रहण नहीं किया, तुम्हारी आंख ने इस सरोवर को ग्रहण नहीं किया, तुम्हारी आंख भी ज्ञान के द्वारा ग्रहण नहीं की गई है। सो नाउ सी द डिसइंटीग्रेशन, सी द डिस्क्रीट वर्ल्ड, कि वास्तव में तुम रहे, सरोवर नहीं हुए। सरोवर सरोवर रहा, आंख नहीं हुई। आंख आंख रही, ज्ञान नहीं हुई। सबने स्वतंत्रता से अपना अपना काम किया। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? कि देखो, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ये मैंने अभी चश्मा लगाया हुआ है, मुझे स्क्रीन बराबर से दिख रही थी और ये स्क्रीन अब मुझे ब्लर दिखने लग गई। अब मुझे बताओ कि इसको करते समय में मैं इस स्क्रीन को देख रहा था या नहीं देख रहा था। दो वर्जन है मेरे पास। प्रीवियस वर्जन, जब मैं चश्मा लगाता हूँ और मुझे स्क्रीन क्लियर दिखाई देती है, और जब मैं चश्मा उतारता हूँ और अब मुझे स्क्रीन ब्लर दिखाई देने लगती है। आई होप आप में से बहुत सारे लोग चश्मा लगाते होंगे, और नहीं लगाया होगा तो भी जानते होंगे कि कैसे ब्लर दिखती होगी। अब प्रश्न ये है कि दोनों ही परिस्थितियों में मैं स्क्रीन देख रहा था कि नहीं देख रहा था। ऑप्टिक्स की भाषा में बात करते हैं, जैन दर्शन को हम ऊपर रखते हैं, वहां हम जाएंगे आचार्यों के पास। बट इन जनरल हम और आप क्या देखते हैं? जब मैं किसी ऑप्टिशियन के पास जाता हूँ तो वो मेरा आंख में चेंज नहीं करता, वो मेरी, या फिर ठीक है अभी आंख में चेंज करता है ऐसा मानते हैं। स्क्रीन पर तो डेफिनेटली मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, दोनों ही परिस्थितियों में स्क्रीन तो स्क्रीन रही, राइट। मैंने चेंज कहाँ किया कि इस स्क्रीन का जो इमेज मेरी रेटिना पे बन रहा था वो इमेज आगे पीछे बन रहा था। तो बिकॉज ऑफ दिस लेंस वो इमेज बिल्कुल ठीक जगह पर बने, उसका फोकल पॉइंट बने, उससे मेरा विजन कैसा हो गया? ठीक हो गया। तो मैंने चेंज कहाँ किया? स्क्रीन पर कि आंख पर? तो इससे ये बात तो प्रमाणित हो गई कि मेरी आंख सच में इस स्क्रीन को नहीं देख रही थी, बल्कि अपने ही रेटिना पर बने हुए उस फोकल पॉइंट को देख रही थी। क्योंकि आपने जो करेक्शन किया है उस फोकल पॉइंट में किया है, स्क्रीन में नहीं किया है। हाउ मेनी आर विथ मी? आप में से कौन कौन मेरे साथ है? एग्रीड? यस यस सर। मजा आया? समझ में आया कि आज तक मैंने सच में दुनिया को नहीं देखा। मेरी दुनिया, अगर इस भाषा में भी बात की जाए, तो आंख पर बनी हुई जो इमेज है वही आंख देख रही है। इससे थोड़ा और बियॉन्ड जाते हैं, ज्ञान पर लगाइए। क्या मैंने आंख पर बनी हुई इमेज देखी, या उस समय मेरे ज्ञान में जैसी योग्यता थी वो देखा? आप कहोगे ये भी कोई गजब बात है, आप तो इलास्टिक की तरह खींचते ही चले जा रहे हो। कि नहीं, सच में विचार करो आप। देखो, आपको साइंटिफिक वे में बताऊं तो आपकी एक आंख लगभग 120 डिग्री के एंगल को कवर करती है। कोई एक जन अपनी एक आंख बंद करके देखने की कोशिश कीजिए, कितना एंगल कवर कर पा रहे हो? देखो, एक आंख पे हाथ रख के देख पा रहे हैं? अब मुझे बताइए कि आंख पर हर समय ये 120 डिग्री के एंगल वाली चीजें झलक रही हैं कि नहीं झलक रही हैं? बिकॉज आई इज जस्ट लाइक अ मिरर, रिफ्लेक्टिव मिरर, एक रिफ्लेक्टिव लेंस की तरह काम कर रहा है साइंटिफिक वे में।
मुर्दे की आंख पर भी वो प्रतिबिंब झलकते हैं, हमारी आंख पे भी झलक रहे हैं। इस 120 डिग्री एंगल का जो कवरेज है, इसमें से आप सच में एक समय में कितना देख रहे होते हो? अगर आप आंख को ही देख रहे होते थे, आंख जितना देख रही है वही अगर आपकी सच्चाई होती, तो ये पूरा 120 डिग्री आपको हमेशा दिखाई देना चाहिए था। पर आंख पर झलकते समय भी, आंख पर झलकते समय भी क्या बोलते हैं रश्मि जी, आंख पर झलकते समय भी किसी और चीज की याद आ जाए तो क्या देखा था याद ही नहीं है। वो त्यागोपादान शून्यत्व जैसा कुछ लिखा तो था स्क्रीन पर, इतनी देर से झलक रहा है, पर इतनी देर से आप स्क्रीन को देख ही रहे थे ना, पूरा का पूरा झलक रहा था 120 डिग्री में। पर मैं तो बोल रहा हूँ ये पूरी की पूरी स्क्रीन भी आपने अभी बारीकी से नहीं देखी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपोजिशन लिखा हुआ है। ये पहले देखा था आपने कंपोजिशन वर्ड? किसी ने पढ़ा था? यहाँ पर OH लिखा हुआ है, यहाँ पर CH लिखा हुआ है। हाँ, नहीं देखा था, झलक तो रहा था आंख पर। इसका मतलब क्या हुआ कि असलियत में मैं आंख पर बने हुए प्रतिबिंब को भी नहीं देख रहा हूँ। मेरी ज्ञान में उस समय जैसी जानने की योग्यता है, जितना जानने की योग्यता है, जिस रूप में जानने की योग्यता है, मैं वास्तव में उतना ही देख रहा था। हाउ मेनी आर विथ मी? ये कंसेप्ट आप तक पहुंचा? बिल्कुल सर, इट्स रियली नाइस। मतलब वो आंख वाला पॉइंट तो आज बहुत ही स्ट्राइक किया जो आपने पहले वाला कि इमेज आंख पे बन रही है, उसका आज एकदम एक्चुअली भाव भाषण हुआ है। पढ़ा था इतनी बार, बट बहुत अमेजिंग। बढ़िया। सर तो यहाँ ये चलिए, भी लगा सकते हैं ना कि हमारा उपयोग जहाँ था उतनी चीजें हम देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली तो यही हम ये बात कर रहे हैं कि हमें लगता है कि आंख में जो झलक रहा है हम वो दिख रहे हैं। पहले वो खरगोश की बात चल रही है, चेहरा अलग रह गया, सरोवर अलग रह गया, आंख अलग रह गई। और 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 विचार करो, ज्ञान में उस समय जैसा जैसी योग्यता है, गुस्से में कोई चीज सुबह अलग दिखती है, दोपहर में वही चीज अलग दिखने लगती है, शाम को अलग दिखने लगती है। सो इन ऑल दिस एंगल व्हाट वी आर डिसइंटीग्रेटिंग विथ इज कि सच में मेरे ज्ञान में जो योग्यता है वैसा गेयाकार बन रहा है। मैं गेयों को देख रहा हूं तो जैसे गेय हैं हूबहू वैसा ही नहीं देख पा रहा हूं। पर फिर कोई कहे कि मेरी दुनिया तो मेरी है, फिर तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूं या मैं सबको जानता हूं, कि नहीं नहीं। जिनागम ये कहता है कि यदि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है ऐसा कहा जाएगा तो अर्थनय का लोप हो जाएगा। ये सृष्टि एक्चुअल है, ये दुनिया एक्चुअल है। ऐसा नहीं है कि हम काल्पनिक बात कर रहे हैं, हम वास्तव में जानते हैं, वस्तुओं को जानते हैं। पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तुएं जैसी हैं हूबहू वैसा जानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान में जैसी योग्यता है वैसी वस्तुएं झलकती हैं। अब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि वो एक प्लेन मिरर की तरह है, इसलिए उनके ज्ञान में जो झलकता है हूबहू वस्तु वैसी होती है। तो जब हूबहू वैसी वस्तु होती हुई दिखाई देती है तो हमें ऐसा लगता है कि मयूर ने दर्पण में प्रवेश कर लिया। हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे ज्ञान में प्रवेश हो गई, बल्कि ऐसा तो होता नहीं है ना। तो एक तरफ है अर्थनय, भैया जी, भैया जहां जी, हम ये कहेंगे, हाँ अंकल जी, भैया जी, इसी को तो परसेप्शन कहा है। बराबर है। डिफरेंट, डिफरेंट और उस लोगों के डिफरेंट परसेप्शन। एग्जैक्टली exactly. और उसी परसेप्शन में एक और एंगल जिनागम ने ऐड किया कि परसेप्शंस बहुत हो सकते हैं पर वस्तु एक ही होती है। तो इसलिए वस्तु से जो ज्ञान प्रमाणित होता है वो ज्ञान निर्मल है। क्या कहा? आप तो उल्टी बात कर रहे हो, ज्ञान को ऊपर रखना चाहिए। नहीं नहीं, अभी हम वस्तु से प्रमाणित होगी, वस्तु जैसी है हूबहू वैसी ही अगर झलक रही है। जब हमें ज्ञान का टेस्ट करना होगा, ज्ञान की परीक्षा करनी होगी, तो इसलिए कहा कि केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो जैसी वस्तु है वैसी झलका दे। बराबर है। तो परसेप्शंस
ऑलवेज वेरीज, बट जो वस्तु का सम्यक ज्ञान है, जैसी वस्तु है हूबहू वैसी झलकाएंगे। इस बारे में एक बहुत फेमस सेइंग है कि अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। वो सुबह कुछ कहेगा, दोपहर में कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा। और एक सोने का आप बिस्किट लेके जाओ, सही सुनार होगा, तो सारे जितने भी सुनारों के पास जाओगे एक ही बात कहेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही। उनकी बात उस वस्तु से प्रमाणित है। तो अब हमने देखा कई लोग दुनिया में फिर एक्सट्रीम चले जाते हैं कि हम तो अपने ज्ञान को ही जानते हैं, ज्ञान में पर वस्तु आती ही नहीं है। एक्सट्रीम जाने की बात नहीं है। वास्तव में ज्ञान ज्ञान से बना है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता। पर मेरी दुनिया, मैं खुद हूँ, दुनिया होती ही नहीं है, शून्यवाद है, ये सब बातें ठीक नहीं है। वस्तु है, दुनिया है, छह द्रव्यमय स्वरूप है। अगर ऐसा हम नहीं मानेंगे कि ज्ञान वास्तव में अपने ज्ञेयाकार ज्ञान स्वरूप का प्रकाशन करता है, ऐसा नहीं मानेंगे, तो ज्ञानमय का ही लोप हो जाएगा। तो यहाँ भैया जी, दूसरा एंगल भैया जी, प्रमुख किया। हाँ, भैया जी, इसलिए तो कहा कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। बहुत बढ़िया। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, है ना। जब न्याय की पूरी चर्चा करते हैं तो न्याय में ज्ञान की परीक्षा होती है, ज्ञान मीमांसा होती है, एपिटेमोलॉजी होती है, जिसमें देखा जाता है कि ज्ञान ज्ञेय आपस में आखिर क्या संबंध है, कैसे चलती है व्यवस्था। तो विद दिस अब हम एक सुंदर एनालिसिस एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। और अगेन आपको पेन कॉपी लगेगी। सी, आप एक्ट कर रहे हो, आपके सामने देखने का एक काम है, सुनने का एक काम है, टच करने का, स्मेल लेने का, टेस्ट और सोचने का। अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेना है। आप कोई एक जन अनम्यूट कर लीजिए और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, बाकी लोग अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। आपने कोई 4-5 वस्तुएं आजू बाजू में देखी? देखिए जरा, क्या क्या देख रहे हैं, मुझे नाम लेकर बताइए। सोनल जी, आप ट्राई करेंगे? सी, दिस इज मैं थ्योरी देख को रहा अभी हूँ। आप प्रैक्टिकल करना है। आपने क्या क्या देखा, कुछ एक चीज का नाम बताइए। मॉनिटर। मैं अपना लैपटॉप देख रहा हूँ। ठीक है, लैपटॉप देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? मेरा एक किंडल रखा हुआ है मेरे पास में, वो दिख रहा है। किंडल रखा हुआ है। एक मेरा टेबल लैंप है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मेरे चश्मे का कवर दिखाई दे रहा है। टेबल लैंप, ठीक है, बस हो गया अभी मेरा। अब इन तीनों में आपने लैपटॉप देखा, किंडल देखा, टेबल लैंप देखा, या उस पे रेटिना पर बनी हुई आपकी इंद्रिय ज्ञान की इंद्रिय की पर्याय को देखा? तो आपको उस लैपटॉप का इमेज रेटिना पे इमेजिन हो रहा है? रेटिना, राइट? आपने राइट। किंडल भी रेटिना देखा? स्पेलिंग मुझे पता नहीं, रेटिना की देख लीजिएगा। टेबल लैंप भी रेटिना देखा? अब इससे बियॉन्ड जाइए कि असलियत में मैंने रेटिना की इमेज को देखा या ज्ञान की रचना। ज्ञान की रचना, ज्ञान की रचना, क्या कॉमन आएगा इसमें? ज्ञान की रचना। राइट। चलिए सुनिए, आजू बाजू के किसी शब्दों को सुनिए। कोई और एक जन आएगा वॉलंटियरशिप में? सुनिए, सोनल जी सुन रहे हैं? शब्द को सुन रहे हैं, शब्द को सुन रहे हैं? पहुंच जी। रहा है आप तक? शब्द को सुन रहे हैं या फिर शब्द की कान पर जो ध्वनि पड़ रही है, जो ईयर ड्रम पर ये शब्द पड़ रहे हैं, ईयर ड्रम पे जो जो पड़ रहा है सब कुछ सुन रहे हैं? नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वॉइसेस तो ईयर ड्रम पे पढ़ के चली जा रही हैं, पता भी नहीं चल रहा है। जब ध्यान से सुन रहे होते हैं तो सुन रहे हैं। तो सुनना, आप सब लोग ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, टच, आजू बाजू की चीजों को टच करके देखिए, छू कर देखिए। आपने छुआ, कुछ रफ या स्मूथ फील हुआ? ये रफ या स्मूथ को आपने जाना, या रफ या स्मूथ का जो सेंसेशन उंगलियों पर हुआ उसे जाना, या फिर ज्ञान में जो पर्याय बनी उससे जाना? डू द एक्सपेरिमेंट।
स्मेल लेकर देखिए, किसी भी तरीके की स्मेल आ रही होगी आपके नोज बड्स पे, वो स्मेल पड़ी? कीजिए विचार, किसे जाना? टेस्ट। आपको, अभी आप कुछ खा नहीं रहे, बट टेस्ट देखिए, आपको आपके मुंह का एक टेस्ट होता है, कड़वा है, नेचुरल है, ठीक है। ये टेस्ट आपने किसका लिया? जीभ जीभ में रह गई, जीभ के बाहर जो था वो तो बाहर था ही, और ज्ञान में जो रचना बनी। अब कुछ सोचिए, जो मन में रचना बनी, द्रव्य मन में रचना बनी, वो इंद्रिय की पर्याय, और ज्ञान में जो रचना बनी वो ज्ञान की पर्याय। इस टेबल को आप फिल इन कीजिएगा। आई होप हमने इनफ एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। अब इसमें देखना है कि वस्तु तो वस्तु रही, इंद्री की पर्याय हुई। चेंज इन ज्ञान इज ज्ञाकार। इतने सारा जब आपने वेरिएशन किया, तो ज्ञान में जो चेंज हो रहा था, ज्ञान की रचना बन रही थी। अब उसी ज्ञान को हम क्षयोपशम ज्ञान के दृष्टि से देखेंगे, तो आपने लैपटॉप की रचना की, किंडल की रचना की, टेबल लैंप की रचना की, शब्दों की रचना की, या फिर वो सब कुछ क्षयोपशम ज्ञान से बना हुआ था, मतिश्रुत ज्ञान की रचना थी। उसमें मतिश्रुत ज्ञान के अलावा और कुछ था ही नहीं। सर। आर यू विथ मी? यस। वो भी सर एक बार में एक ही वी वर एबल टू एक्सपीरियंस। जब आपने सी पे फोकस कर रहे थे हम, तो बाकी चीजें बिल्कुल नहीं मतलब फोकस ठीक में थी। बात है, ठीक बात है। ये हमारे ज्ञान की ऐसी लिमिटेशन है, इसी को अपन क्षयोपशम ज्ञान बोलते हैं, है ना? तो ज्ञानाकार तक पहुंच गए। आपको अब चीजों में, इतनी सारी चीजों में आपको एक कॉमन ज्ञान दिखाई देने लग गया कि नहीं? कि इतनी सारे वेरिएशंस में सुनने, देखने, जानने, बोलने, बोलना नहीं, जानने की बात कर लेते हैं, इस सब में आपको अब ज्ञान दिखाई देने लग गया, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान दिखाई देने लग गया। कभी वो ज्ञान, जैसा आपने बोला, घ्राण इंद्री के माध्यम से प्रवर्त रहा था, कभी चक्षु से, कभी कर्ण से, कभी स्पर्श से, कभी रसना से, कभी मन से, पर अल्टीमेटली वो बैकग्राउंड में क्या था? ज्ञान था। थोड़ा और ऊपर चले, कभी वो मति ज्ञान रूप था, कभी श्रुत ज्ञान रूप था, कभी इस रूप था, कभी उस रूप था। तो कहते हैं कि एक ज्ञान गुण को देखो, एक ज्ञान गुण को देखो, बियॉन्ड, गो बैक टू दैट सर्कल। जो सर्कल जो सर्कल हमने, जिसका एक स्टार्ट टाइम डाला था, जिसका एंड टाइम डाला था, और जिन सर्कल्स का हमें पता भी नहीं है, और जो सर्कल्स मुझे आगे कब बनने वाले हैं, कितने बनने वाले हैं, पता भी नहीं है, इसके केंद्र में जो मैं आई बैठा हुआ, ऐसा ज्ञानादि गुणों का स्वामी मैं यहां तक पहुंचे आप? वी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेम मोमेंट। जब मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, वहां से उन चीजों की तो इतनी महिमा आई, उन चीजों को तो आपने देखा, समझा, वो लैपटॉप, वो शब्द, वो स्मेल, वो टेस्ट, वो इमेजिनेशन तो हमारे ज्ञान में इतना मुखर हुआ। पर क्या उसी समय ज्ञानादि अनंत गुणों का स्वामी मैं विद्यमान नहीं था? क्या ज्ञान गुण विद्यमान नहीं था? तो दिस इज द वे टू रियली डू दी एक्सरसाइज, कि हम दुनिया को जब भी देखें, तो उसमें दुनिया प्रसिद्ध ना हो, बल्कि हमारा ज्ञान गुण प्रसिद्ध हो। और ज्ञान गुण प्रसिद्ध ना हो, ज्ञान गुण के माध्यम से अनंत ज्ञानादि गुणों का स्वामी मैं प्रसिद्ध हूं। ख्याल में आती बात? सो दिस इज वेयर वी नीड टू reach with this experimentation. So this is the relationship exercise we have done. अब मैं चाहता हूं कि हमने जो एक्सरसाइज की है, आपको अब हर जगह ज्ञान 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 दिखाई देने लग गया होगा। ये शब्द जब आप सुन रहे हैं, तो ज्ञान नाम का शब्द
उस ज्ञान नाम के शब्द को आप प्रसिद्ध करते समय, ये अनुभव भैया की वॉइस है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, या फिर अब ठीक है हो गया, ये बातें तो बहुत बार सुनी हैं, इनमें क्या दम है, वॉट एवर यू आर फीलिंग, इस फीलिंग के टाइम में नाउ थिंक अबाउट, इस फीलिंग के टाइम में नाउ थिंक अबाउट कि आप वास्तव में एक ज्ञान मात्र तत्व हो, ज्ञान से बने हुए तत्व हो, ज्ञानादि अनंत गुणों के स्वामी तत्व हो। इस बात को हम गहरे तरीके से एक्सपीरियंस करें, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आप में से किसी एक बहन को जो इस भजन को हमारे सामने रखें। बाकी सब इस भजन को गुनगुनाइए, इसका आनंद लीजिए, इसमें देखिए, झांकिए कि इन शब्दों को सुनने के काल में भी वास्तव में मैं एक ज्ञानमय तत्व हूँ और ज्ञान को ही प्रसिद्ध कर रहा हूँ। वेलकम। बहुत सुंदर सर। मैं ही लेती हूँ ये आज। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना। यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। मुझ ज्ञान सिंधु में है बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य मेरा। आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं? आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है। फिर ये दुख कहाँ से आया कि इस ज्ञान साम्राज्य का सिंहासन आज तक खाली पड़ा था, गायक का सिंहासन आज तक खाली पड़ा था। मैं तो अपने आप को दूसरों का कर्ता ही मान रहा था। मैं तो यहीं अटक गया था कि मैं देख रहा हूँ, मैं इस चीज को स्मेल कर रहा हूँ, मैं इस चीज को प्रसिद्ध कर रहा हूँ, ये चीज मेरे जानने में आ रही है। बल्कि उसी समय मेरा ज्ञान जानने में आ रहा था, गायक जानने में आ रहा था, वो तो इग्नोर ही हो गया। एट द वेरी मोमेंट, एट दैट सेम मोमेंट, असलियत में वो चीजें जानने में आ रही थी कि मैं जानने में आ रहा था। चीजों के साथ साथ मैं प्रसिद्ध हो रहा था। बस यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी भी विश्व को ही देखता है, ज्ञानी भी विश्व को देखते हैं, पर ज्ञानी विश्व में आत्मा को देखते हैं। विश्व को देखने के काल में भी उन्हें ज्ञान दिखाई देता है। जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की ही रचना, वो ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना। या तो हम अपने ज्ञान को किसी और से उत्पन्न होने वाला मानते हैं, या फिर ज्ञान को जानते ही नहीं है। तो इस सब बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जिनागम में जानने को ही दो तरीके से डिफाइन किया। जब उसका शास्त्रित निरूपण किया तो निश्चय से कहा जाता है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, और जब उसी का पराश्रित निरूपण करते हैं तो कहते हैं कि व्यवहार से ज्ञेयों को जानता है। मतलब सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो चूंकि वो ज्ञेय ज्ञान में हूबहू वैसे ही रचना बनती है, पर वो रचना ज्ञान की ही होती है, बनती है इस बात को भी बताया, ये व्यवहार निरूपण। और ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाते, ये बात भी उतनी ही सत्य है। ऐसी हमारी सुपर प्रकाशक शक्ति है,
ऐसा ज्ञान, ऐसा रियलाइजेशन हमारे इस खरगोश भाई को हो गया है। हम और आप कहाँ हैं, जरा देखिएगा। अब जिनागम का एक बड़ा गहरा रहस्य कहें या वस्तु स्वरूप का गहरा रहस्य कहें, ये कॉम्प्लेक्स दुनिया ही ऐसी है कि आत्मा ज्ञेय भी है और आत्मा ज्ञाता भी है। और बड़ा कंफ्यूजन जो है वो इस बात का है कि हमारे पास स्वपर प्रकाशक शक्ति है। अगर हमारे जानने में मात्र मैं ही मैं आता तो फिर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। मैं था, मेरी दुनिया थी, फिर दो होते ही नहीं, फिर मिथ्यात्व तो खड़ा होता ही नहीं था। और मात्र पर ही पर आता तो फिर मोक्ष मार्ग भी नहीं बनने वाला था। फिर जब दुनिया को ही देखना है तो अपने को कभी जान ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे तो फिर जैसी दुनिया है वैसी ही चलेगी, फिर उसमें कुछ ज्यादा आप फेरबदल कर नहीं सकते। पर एक बड़ी सुंदर सी बात है, स्वपर प्रकाशक सकति हमारी, ये पॉजिटिव भी है और इसमें एक दुविधा भी है। ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, गे दशा दुविधा परकासी, निज रूपा पर रूपा भासी। इसलिए इसमें जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्वरूप बनता है कि आत्मा ज्ञेय भी है और आत्मा ज्ञाता भी है। स्वयं भी जानने में आ रहा है और पर भी जानने में आ रहा है। ज्ञेय दशा दो प्रकार की है, निज रूप और पर रूप। अब इसमें क्या डिफरेंशिएशन करना है, इन्हीं शब्दों को सुनते समय, इसी स्क्रीन को देखते समय, इसी दुनिया को एक्सपीरियंस करते समय, स्वरूपा आत्म सकति, जो स्वरूप है, जो स्वयं की रचना है, इसी काल में मेरी ज्ञान पर्याय में जो रचना बन रही है, स्वरूपा आत्म सकति, पर रूपा पर वस्तु। जिन लख लीनो पेच यह, जिन्होंने ये रहस्य समझ लिया है, तिन लख लीनो समस्त। बस यही दुनिया को समझने का एक बहुत सुंदर रहस्य है कि हम ये देखें कि इसी समय, इसी दुनिया को देखते जानते समय जो स्वरूप है वो आत्मा की शक्ति है, वो मैं हूं। जो आत्मा की शक्ति है वो मैं हूं। ये जो ज्ञान की रचना है, ये जो जान रहे हैं, जो शब्दों को जान रहे हैं, ये मैं हूं। और पर रूपा पर वस्तु, पर वस्तु मैं नहीं होता, मैं पर रूप नहीं होता। बस इस बात को समझ लिया तो मिथ्यात्व का कोई काम नहीं। अपनी दुनिया अपने में, पर की दुनिया पर में। और दिस इज दी व्हाट राइट रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इज। अभी तक हमारी रिलेशनशिप में क्या हो रहा था, आइदर वी आर एक्सट्रीम टू इग्नोरिंग आवरसेल्फ एंड हैविंग एवरीथिंग फॉर द अदर्स, और या फिर हम इस एक्सट्रीम में आ गए थे, नहीं नहीं मेरी दुनिया है, मैं अद्वैत ब्रह्म, मैं ही ब्रह्मा हूं, बाकी दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं, सब शून्य है। नहीं, हमने दोनों की बात को ठीक ठीक शादवाद नए अनेकांत से बात को समझा, और अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में ये बात स्पष्टता से आई कि आत्म तत्व में आत्म तत्व की अस्थि है, पर वस्तु की नास्ति है। आत्मा आत्मा ही रहता है, पर वस्तु रूप नहीं रहता। पर वस्तु में पर वस्तु की अस्थि है, आत्मा की नास्ति है। फिर भी एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप है सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण, कि जब जैसी वस्तु होती है हूबहू वैसी ही आती है। अब जब यही बात आत्म तत्व के संबंध में आती है तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय अभेद होते हैं। मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही ज्ञान हूं, और मैं ही मेरा ज्ञेय हूं, और मैं अभेद हूं। जब ऐसी दशा प्रकट होती है जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न, जहां चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। अभी हम अपने में संतुष्ट नहीं होते हैं, पर में जाते हैं, पर में अपने आप को झांकते हैं, ढूंढते हैं, तलाशते हैं, खोजते हैं, और इन सारी खोजों में दुखी होकर लौट के आते हैं, क्योंकि वहां मैं नहीं हूं, मैं मुझ में हूं। तब फिर खरगोश ने जो ये वचन सुने शेर के माध्यम से, मानो आचार्य अमृतचंद्र देव अभी इस रोल में है और हम भी उस रोल में हैं, और कहते हैं कि जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं। ना वर्कशॉप तो देखो अगले 20 मिनट का और है, सो हो जाएगा। आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं।
ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहें तो बिल्कुल यही करने लायक काम है। इससे आगे बोलने का वो रोल है सो मैं बोल दूंगा, बट आप स्वतंत्र हैं। जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, इसी समय, इसी समय, इसी समय। इन सारी वस्तुओं को देखने जानने का भ्रम जो मुझे है, हूबहू इसी समय मेरी ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान पर्याय में झलकता हुआ, झांकता हुआ ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, जिसमें आत्म राम, ये अनंत गुण संपन्न चैतन्य तत्व, जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, सो ही मैं हूँ। अब आम के रस का स्वाद आए तब भी अनुभूति की बात हो, अब कुछ दिखे तो भी अनुभूति तक पहुंचे। और ऐसे जागृत जागृत होते हैं ज्ञानी। कहते हैं सतत मनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम। हे भगवान, हमें ऐसा कोई दिखाई तो देता नहीं है, हम किसके भरोसे इतना बड़ा निर्णय ले लेवे। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं हम खड़े हैं, हम सतत अनुभव करते हैं, तुम चिंता किस बात की करते हो। मैं सतत अनुभव करता हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव का कलश है, क्या कहते हैं, सतत मनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम, न खलु यस्माद् अन्यथा कार्य सिद्धि। इसके अलावा अन्य तरीके से कार्य की सिद्धि नहीं होती। यहीं पर आगे आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा, शेर ने कहा, नियत स्वलक्षणों से युक्त प्रज्ञा चैनी को सावधानी पूर्वक सूक्ष्म अंतः संधियों में पटकने से आश्रवों में और ज्ञान में भेद डालता हुआ ये ज्ञान प्रसिद्ध होता है, सिद्ध होता है। गेय और गायक का जो मिक्सिंग चल रही थी, गेय गायक शंकर दोष चल रहा था, मुझे लग रहा था मैं इस स्क्रीन को देख रहा हूँ, इन शब्दों को सुन रहा हूँ, शब्द रूप हो गया हूँ। तभी कहते हैं कि गेय गायक शंकर दोष को दूर करके अब मुझे स्पष्ट रूप से गेय अलग दिखने लग गया और ज्ञान अलग दिखने लग गया। ज्ञान ही लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। इस तरीके से जितेंद्रीय हुआ जाता है। इसे ही सर्वगुणांस्ते सम्यक्त कहा जाता है, इसे ही निश्चय स्तुति कहा, इसी को ही ज्ञान कल्याणक कहा। और ये माइंडफुलनेस, ये जितेंद्रीयपना, ये सहजता, ये समता, ये एक्सपीरियंशियल विजडम, ये निश्चय स्तुति, फियरलेसनेस, निर्भरता, निर्भयता, कॉन्शियस प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, हैविंग योर ओन अस्मिता कि मैं क्या हूं। तब ये स्वर मुखरित हुए, ये ध्वनि मुखरित हुई उस शेर और खरगोश की वाणी में, खरगोश की परिणति में। स्वभाव से ही ज्ञानमयी हूँ, स्वभाव से ही। इन शब्दों को सुनने के विकल्प के काल में भी उस विकल्प के बियॉन्ड आप मात्र ज्ञान के बने हैं, इस बात को एक्सपीरियंस कीजिए। स्वभाव से ही ज्ञानमयी हूँ, स्वभाव से ही आनंदमयी हूँ। आनंद का दिन आया है, आया है, आनंद का दिन आया है, आया है। तृप्त स्वयं में, तुष्ट स्वयं में, लीन स्वयं में, मग्न स्वयं में, सिद्धों सा जीवन आया है, आया है, आनंद का दिन आया है, आया है। अणुमात्र भी मुझको मेरा न दिखता, ज्ञायक स्वयं में ही परिपूर्ण दिखता, ज्ञायक स्वयं में ही परिपूर्ण दिखता। निश्चिंत जीवन आया है, आया है, आनंद का दिन
आया है, आया है। मैं सच में इतना भीग रहा हूँ कि मुझे और कहने की कुछ गुंजाइश दिखती नहीं है। फिर भी आप विचार कीजिए, आपने जब हैंड रेज़ किया था लेफ्ट वर्सेस राइट, आपने क्या सोचा था शेर और खरगोश के बारे में? ये दोनों ज्ञानी हो गए। ऐसा ही प्रॉमिस हम अपने आप से करें कि हम ज्ञानी इसी क्षण हम इस बात को स्वीकार करें। मैं आप में से किसी एक को निवेदन करता हूँ, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया इस भजन के माध्यम से हम इस बात को और गहराई से महसूस कर सकें, इस भावना को और दृढ़ कर सकें। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, आप में से कोई एक जन आइए। शुद्धा जी। तनु जी, एक प्रश्न है, वो स्तुति के बाद पूछ सकते हैं? श्योर, प्रश्न के लिए हम बाद में समय रखेंगे, अभी आप इस भजन को ले लीजिए। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर मैं रहा, बेखबर मैं रहा, स्यादिवादी सहज हो गया, स्यादिवादी सहज हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू, हाँ हो गई शुरू, धन्य नर भव, धन्य नर भव, धन्य नर भव मेरा हो गया, राग जाने न जाने कहाँ खो गया, राग जाने न जाने कहाँ खो गया, धन्य नर भव मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। और इस तरीके से ये चेहरा, ये मोबाइल, ये सरोवर, ये आँख, यहाँ तक कि बनने वाले ये गेयाकार, ये बनने बिगड़ने वाले गेयाकार तो चले जाएँगे, मैं फिर भी रहूँगा ऐसा प्रत्यक्ष अंतर में प्रकाशमान एक ज्ञान ज्योति भगवान आत्मा हूँ। अभी तक एकांत दृष्टि में मैंने या तो वस्तु स्वरूप को एकांत से अर्थमय ही माना या फिर ज्ञान की ही दुनिया बसा ली। अब मुझे वीतरागी शासन में मुझे ये तत्व समझ में आया है और ये बात ख्याल में आई है कि वास्तव में बाहर की दुनिया तो ठीक, मेरे अंदर चलने वाली मोह राग द्वेष की परिणति भी मेरे लिए गेय ही है। इन चलने वाले मोह राग द्वेष के भावों से भी मुझे गेय और ज्ञायक का संबंध चाहिए। ये मोह राग द्वेष भी मैं नहीं हूँ। वो जो भूत सबसे पहले आया था, जिसने मेरी आत्मा को अपने कब्जे में किया था,
अब हम उसकी बारे में भी जरा चर्चा करेंगे। मेरे पास 5 मिनट घड़ी के हिसाब से हैं। कितने मिनट और हो सकते हैं मैं जरा आपसे समझना चाहूँगा, सो दैट आई कैन वाइंड अप इन दैट गिवन टाइम फ्रेम। आप लीजिए सर आराम से, नो मुझे इश्यू। 10 से 15 मिनट का एक्सटेंशन और लगेगा। बट विद आराम। दिस, जो अभी श्रद्धा जी ने अभी भजन रखा, अ, आप इसमें अपने जीवन को झांकना, और मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता रखता हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव सब चलते हैं। इन सब उतार चढ़ावों में एक केंद्र बिंदु जो रहना चाहिए, जो आचार्य अमृत चंद्र देव हमें संदेश दे रहे हैं, वो इस कविता का मूल केंद्र बिंदु है। सुनिए। बारिश बादल बूंदा बांदी, बारिश बादल बूंदा बांदी, कल भी थी और आज भी है। पर्वत नदियां कल कल ध्वनियां, कल भी थी और आज भी हैं। उठते तूफान थमती लहरें, कल भी थी और आज भी हैं। जान रहा बस जान रहा मैं, कल भी था और आज भी हूं मैं। आप अपने जीवन के बारिश बादल बूंदा बांदी वो सब लगा लीजिएगा, जो 18 से 38 और 38 से 58 और 58 से 78 साल की उम्र में चलने वाले सारे द्वंद्व हैं। फिर से पढ़ता हूँ। बारिश बादल बूंदा बांदी, कल भी थी और आज भी है। पर्वत नदियां कल कल ध्वनियां, कल भी थी और आज भी हैं। उठते तूफान थमती लहरें, कल भी थी और आज भी हैं। जान रहा बस जान रहा मैं, कल भी था और आज भी हूं मैं। फिर क्या बदला भीतर बाहर जो इतने व्याकुल होते हो? फिर क्या खोया क्या पाया है, अनमोल अश्रु क्यों खोते हो? सब अपनी अपनी कक्षा में ग्रह गतिमान सदा से हैं। सब अपनी अपनी कक्षा में, ऑर्बिट में, ग्रह गतिमान सदा से हैं। थे और रहेंगे ऐसे ही, क्या मैं नहीं अपनी कक्षा में? वो सर्कल्स जो हमने देखे थे, उनमें जो एक एक चीजों का सर्कल हमने बनाया था, क्या उन उन एक एक चीजों का भी अपना अपना सर्कल नहीं है? इमेजिन, हमारा सर्कल, हम केंद्र में थे, हमने जिन जिन लोगों का नाम लिखा, उसमें उन उनके भी अपने अपने सर्कल हैं। वो अपनी ही अपनी कक्षा में, अपने ही अपने ऑर्बिट में गतिमान हैं। थे और रहेंगे ऐसे ही, क्या मैं नहीं अपनी कक्षा में? ऐसा ही था, है और रहेगा, ये धूप छांव आती जाती। मैं एक अनोखा ध्रुव तारा, कल भी था और आज भी हूं मैं। ऋषि मुनियों को अनुभव प्राप्य तत्व, ऋषि मुनियों को अनुभव प्राप्य तत्व, चैतन्य चिन्ह चिन्मय धातु, सौ टंच टंच नहीं रंच फेर। मैं कल भी था और आज भी हूं मैं। तुम कल भी थे और आज भी हो तुम। सब कल भी थे और आज भी हैं सब। मैं कल भी था और आज भी हूं मैं। विद दिस, एक और सुंदर हमारे सामने कार की थ्योरी है। आश्रव हमारी कार को ड्राइव कर रहा है, मोह राग द्वेष हमारे दिन भर के स्केड्यूल को ड्राइव करता है। अब ये चीज अच्छी लग रही है, अब बोर हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट बैकग्राउंड में बैक सीट पर मैं बैठा हुआ हूँ। बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आते हैं, सब आता है, हमारा रॉन्ग एटीट्यूड है। मैं सिर्फ इशारा करके इस बात को अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव ने समयसार जी ग्रंथ में भूतावेष्टित पुरुष, जिसके अंदर भूत प्रवेश कर गया हो और फिर जो विचित्र विचित्र तरीके की क्रियाएं कर रहा हो, तो वो ज्ञानी जीव ये जानता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरी क्रिया नहीं है, ये उस भूत का प्रभाव है। ऐसे ये मोह भूत के प्रभाव से हमारे और आपके जीवन में बड़े सारे काम होंगे। कोई इस सेशन को सुन लेने के बाद ऐसा नहीं हो जाएगा आपके साथ कि बस अब आप एकदम नॉर्मल काम कूल, है ना, आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा। आएगा, वो मोह का प्रभाव है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेशन? कि हम उस मोह को मोह जानने लग जाएं और ज्ञान को ज्ञान जानने लग जाएं। हम उस मोह के वश में ना हो, बल्कि वो मोह हमारे वश में हो। हमारे वश में हो का मतलब हम अपने वश में हो,
हम किसी और को क्या कंट्रोल करेंगे। हम जितना स्ववश होते जाएंगे उतना मोह मन पड़ता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। बार अपने ही अंदर चलने वाले इन परिणामों को, गुस्सा को, सबको देखते जानते समय ये देखें कि मैं जानने वाला तत्व हूँ, ये गुस्सा मेरे जानने में आने वाला तत्व है। मैं जानने वाला तत्व हूँ, ये मान, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता ये आई है, ये मोह जनित परिणाम है, मेरे स्वभाव जनित परिणाम नहीं है। मुझे अपने स्वभाव के पास जाना है। जब जब मैं अपने कंट्रोल में रहूंगा तब तब आश्रव मेरे हिसाब से चलेगा, या फिर यूं कहें कि वो आश्रव खत्म ही हो जाएगा, ड्राइविंग सीट में मैं आ जाऊंगा, अरहंत अवस्था। बट ये फिजिकल बॉडी में ये जो सारे बातें चल रही हैं, एंड देन हाउ आई रिएक्ट टू द सिचुएशन। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक मॉन्क था, बड़ा परेशान दुनिया से, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, कैसे शांति मिले। तो बहुत सारे उपाय ट्राई किए और लास्ट में एक उपाय मिला कि रोज एक बोट को लेकर कुछ दूर तक जाता और लौट कर आ जाता। थोड़ा मन शांत रहने लगा कुछ क्रियाओं को करने से। एक दिन उसको कुछ एम्प्टी बोट्स वहां से आती हुई दिखाई दी और उसने खूब चिल्लाया कि बोट इधर मत आओ, मेरे से टकरा जाओगे, ये होगा वो होगा। मतलब बहुत सारी एम्प्टी बोट्स उसको जो वहां से आती हुई दिख रही थी, और उन बोट्स को देखकर वो बड़ा ही आकुल व्याकुल हो गया। ऐसे ही हमारी थॉट रूपी बोट्स बहुत सारी आती हैं। उसे लगा था कि उस बोट में ईरान के बम होंगे, माइंस होंगी, बम वाली माइंस रख के आ रही होंगी, हम मर जाएंगे। पर वो बोट एम्प्टी थी। जब पास आके पता चला कि यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। ऐसे ही हम जिन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं, ओवर थिंकिंग में, रात को सोते समय, करवट बदलते समय, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे विकल्प बहुत परेशान करते हैं। हमारी ऐसी ही अवस्था है, औदैहिक भाव है। नो डाउट हम ये नहीं कह सकते कि आज ये सब खत्म हो जाएंगे, पर हम ये तो समझ सकते हैं कि ये एम्प्टी बोट्स हैं, ये खाली बोट्स हैं, ये मन है, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, मैं ज्ञानमय तत्व हूं, मुझे इसके जाल में फंसना नहीं है। आप ऐसी कोई 3 एम्प्टी बोट्स के नाम लिख सकते हैं जो सच में एम्प्टी थी और आपने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया था उनके बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली थी। आज ये आएंगे घर पे तो इनको खूब सुनाएंगे इन्होंने हमारे बारे में ऐसा बोला कैसे, जबकि बाद में पता चला कि उन्होंने तो कुछ और ही बोला था, किसी और ही पर्सपेक्टिव से बोला था। दैट वाज द एम्प्टी बोट फॉर मी। लिख सकेंगे ऐसे कोई 3 एम्प्टी बोट्स जो आपके जीवन में घटित हुए हों? ऐसे आश्रव भाव, मोह राग द्वेष भावों के से डील करने का तरीका क्या है? सबसे पहले रेन नाम का एक फॉर्मूला दिया है। सबसे पहले उन्हें रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये ज्ञान है कि राग है। अलाउ कीजिए कि हाँ है, उससे झगड़ा मत कीजिए। क्यों हो गया, मुझे गुस्सा क्यों आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं तो इतना अच्छा हूं, मुझे देखो गुस्सा आ गया। शांत हो जाइए, स्वीकार कीजिए जो होने लायक था वही हुआ है, एक्सेप्ट इट। इन्वेस्टिगेट कीजिए कि मैं अपने स्वरूप में क्यों नहीं रह पाया, मैं अपने स्वरूप से कितना क्लोज रहना चाहिए था उतना क्यों नहीं था उस समय पे, उस पर विचार कीजिए। एंड देन नर्चर योरसेल्फ कि उसी समय भी मैं वास्तव में गुस्से के काल में भी जानने वाला था। इसके ऊपर एक सेपरेट वर्कशॉप हो सकता है, बट मैं इशारा करके छोड़ रहा हूँ। विद दिस फॉर्मूला यू आइडेंटिफाई योर एम्प्टी बोट्स, यू टेक केयर ऑफ दोज एम्प्टी बोट्स। एंड एक और, बहुत रिएक्टिव होते हैं हम कभी कभी अपने आश्रवों के काल में। एंड बीइंग ह्यूमन, हमारी अपनी एक औदैहिक भाव की सिचुएशन है। हम कई बार बहुत भूखे होते हैं तो गुस्सा आती है, चिड़चिड़ाहट आती है ना। या हम कई बार बहुत एंग्री फील कर रहे होते हैं, या लोनली फील कर रहे होते हैं, या थके हुए होते हैं, शाम को थक के आए हैं, अब तुम कोई और बात बोलो, दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है, अब तुम कुछ और बोलो। इन ऑल दो सिचुएशंस वी नीड टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर आश्रव का प्रभाव ज्यादा होगा। हॉल्ट, यहाँ पर कोई
बड़ा, मेजर, तुरंत बोलने वाला रिएक्टिव डिसीजंस नहीं लीजिए। ऐसी सिचुएशंस में या तो उस चीज़ को शांत कर लीजिए, अगर आप कर सकते हो, जैसे भूख लग रही है तो खा लो, अब गुस्सा आ रही है तो क्या करोगे? लोनली महसूस कर रहे हो तो क्या करोगे? थके हुए महसूस कर रहे हो तो क्या करोगे? जो कुछ कर सकते हो फिजिकल बॉडी के हिसाब से वो कर लीजिए, बट इन दैट सेम सिचुएशन देवशास गुरु के पास आइए। उस समय वो मुझे कैसा बोलते हैं, वो मुझे कैसा देखते हैं, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो तब हम मेजर अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं लें। कई सारे डिसीजंस हमारे बड़े उत्तेजना में होते हैं, एक्साइटमेंट में होते हैं, तो ऐसे एक्साइटमेंट के कॉल टाइम पर, ऐसे आश्रवों के प्रभाव के काल पे हम हॉल्ट करें। वो ड्राइविंग सीट पर जब वो आश्रव बैठा हुआ है, लेट्स हॉल्ट, गो बैक टू देवशास गुरु। मीन्स स्वाध्याय, संयम, तप, दान, देव पूजा, गुरु उपासना, इनके माध्यम से हम देवशास गुरु से जुड़ें। और अगेन एंड अगेन आप आश्रवों को क्लियरली देखें कि वो उस समय मुझसे किस चीज की डिमांड कर रहा है। अलग अलग तरीके के भाव अलग अलग तरीके से हैंडल्स किए जा सकते हैं, बट उसका कोर जो होगा वो होगा अगेन एंड अगेन वो ज्ञान स्वभाव जिसकी हमने बात की है। कभी कभी आप उस भावों को एक क्राइंग बेबी की तरह देखेंगे जो रात को 3 बजे उठकर जागता है, चिल्लाता है। आप क्या करते हो उसके साथ? फिर से चिल्लाना शुरू कर देते हो? छोटा बच्चा है, रात को 3 बजे जगा है, क्या करोगे? वॉच इट, सेटल अ बिट। उसे क्या चीज की जरूरत है? अपने आने वाले भावों के साथ भी डील कीजिए। क्या चाहिए तुझे? मोह से, राग से, आश्रव से बात करना सीखिए। क्या चाहिए? क्या, क्यों हैरान हो? सेटल इट। कई बार ऐसे आश्रव कर्म के उदय एक वाइजर मैन की तरह भी होते हैं। उनसे हम सीखें कि देखो भैया, पूर्व में ऐसे भाव किए थे जो मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं, ऐसे कर्म बांधे थे जो ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। लर्न फ्रॉम इट। आश्रमों से सीखा भी जा सकता है, यस, कर्म के उदय से सीखा जा सकता है। कई बार ये एक स्काई लाइटनिंग थंडर की तरह होते हैं। ये इनको इस तरीके से देखो कि ये चमकेंगे तो, गरजेंगे तो, बट ये मुझे कुछ करने वाले नहीं है। जान रहा, बस जान रहा, मैं कल भी था और आज भी हूँ। एक मुझे, मेरा परमानेंट कुछ हार्म करने वाले नहीं है, आए हैं चले जाएंगे। कई बार इनको ड्रेस की तरह देखो। जैसे ड्रेसेस होते हैं, हम उनमें और अपने में अंतर देखते हैं, और ड्रेस गंदा हो गया तो हो गया, क्या हैरानी है, बदल लेंगे। भाव गंदे हो गए तो हो गए, क्या हुआ, बदल जाएंगे, राइट? डीक्लटर इट, सॉल्व इट। कई चीजों में हम फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। देवशास गुरु की शरण में जाकर निर्णय लीजिए अपने बारे में और उसके बारे में, तो वो सॉल्व भी होंगे। एंड हो सके तो साधर्मियों के बीच में डिस्कस कीजिए, जो आई थिंक आप परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब नाम ही उसका रखा है। सो दैट इज वेयर द डिस्कशन पॉइंट्स कम्स इनटू द पिक्चर। नो दैट यू आर नॉट अलोन, दीज कैन बी कंकर्ड। आप अकेले नहीं हैं इस यात्रा में, इनको जीता जा सकता है। सो विद दिस आई विल टेक अ पॉज। आई होप आपने इन सब चीज़ों में अपने आप को झांकने की कोशिश की होगी। इस सर्कल में आपको अपना सर्कल दिख रहा होगा, बाकियों के भी सर्कल दिख रहे होंगे, इसकी वैलिडिटी भी दिख रही होगी, इसकी एक्सपायरी भी दिख रही होगी, इसमें से आगे कुछ जाने वाला नहीं है, ट्रांसफर होने वाला नहीं है, मैं कांस्टेंट रहने वाला हूँ। और ये एक्सपेरिमेंटेशन में हमने ये देखा था कि हम हर समय, इसी समय वास्तव में अपने आप को जान पाएं, जानने वाला देख पाएं। एंड बहुत सारी एम्प्टी बोट्स आएंगी, उन एम्प्टी बोट्स को हम एम्प्टी बोट्स देख पाएं, आश्रवों को आश्रव देख पाएं। रेन फार्मूला अप्लाई करें, रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट एंड नर्चर। हॉल्ट फार्मूला अप्लाई करें। बहुत इमोशनल डिसीजंस नहीं लें, इमोशंस में नहीं बहें, बल्कि ज्ञान के आधार से स्थायित्व पाएं। इस तरीके से हम आचार्य भगवंतों की शरण में आश्रवों को क्लियरली देखें, ओवर थिंकिंग लूप से बचें, और माइंडफुलनेस, जितेंद्रीपना जो उस खरगोश ने प्राप्त किया, जो उस शेर ने प्राप्त किया, ये हम और आप भी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः एक बार गुनगुनाएंगे और इसको कंक्लूड करेंगे।
स्वभाव से ही ज्ञानमयी हूँ, स्वभाव से ही आनंदमयी हूँ। निरपेक्ष जीवन आया है, आया है, आनंद का दिन आया है, आया है। निर्द्वंद्व जीवन आया है, आया है। निरपेक्ष जीवन आया है, आया है। निश्चल जीवन आया है, आया है। हमारे ऐसे गहरे श्रद्धान बने, मुनिराज भगवंत इस जीवन को साक्षात जीते हैं। हम भी कब उन मुनिराज भगवंतों के पद चिन्हों पर चलकर अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की श्रेणी में शामिल हो, इसी भावना से अभी विराम लेते हैं। विशेष चर्चा कभी आगे करेंगे।